IITian AKB welcomes you. अभी हम लोग ये देख चुके हैं कि इफ़ आर है ना इज अ रिलेशन है ना आर इज अ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी है ना, that is R is a relation from set A to set B, then R must be subset of A cross B है ना। ठीक है, अगर A में m एलिमेंट्स हैं, B में अगर n एलिमेंट्स हैं है ना, तो n ऑफ A क्रॉस B यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B क्या होने वाले हैं, mn होने वाले हैं। तो फिर नंबर ऑफ रिलेशंस क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ रिलेशंस ऑफ क्रॉस फ्रॉम सेट ए टू सेट बी क्या हो जाएंगे, 2 to the power mn ये हो जाएंगे। ठीक है, ये आप देख चुके हैं। अच्छा, तो जब हम बोलते हैं कि R इज अ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, ठीक है, और सेट ए और बी अगर फाइनाइट सेट है, तो फिर नंबर ऑफ रिलेशंस कितने हो जाते हैं, 2 to the power mn, मतलब 2 to the power mn रिलेशंस होंगे। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि उन्हीं 2 की पावर mn रिलेशंस में से कुछ ऐसे पर्टिकुलर रिलेशंस होंगे, ठीक है, जो कि एज अ फंक्शन बोले जाएंगे सेट ए से सेट बी में। ठीक है, मेरी बात आपके समझ में आ रही होगी। आर कुछ रिलेशंस थे सेट ए से सेट बी में, कुछ क्या मतलब 2 की पावर mn, तो इन्हीं में से कुछ रिलेशंस एज अ फंक्शन ट्रीट किए जाएंगे। बात आई दिमाग में। अच्छा, किनको ट्रीट कर सकते हैं, जिनके अंदर कुछ विशेष टाइप की प्रॉपर्टी होगी। अच्छा, कुछ विशेष टाइप की प्रॉपर्टी होगी, इसका मतलब क्या है कि वो प्रॉपर्टी अगर मैं आपको बता दूं कि भाई ये रिलेशन है और ये कुछ प्रॉपर्टीज़ जो भी मैं बता रहा हूँ ये होल्ड करती हैं, तो यही रिलेशन क्या हो जाएंगे, एज अ फंक्शन ट्रीट किए जाएंगे। ठीक है, अच्छा, तो अब मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे इफ़ ध्यान से देखना, f इज अ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। देखिए मैंने अभी रिलेशन वर्ड यूज किया है, f इज अ रिलेशन है ना, f इज अ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। f एक रिलेशन है अभी सेट ए से सेट बी में, तो बच्चे समझ गए होंगे कि f फिर सबसेट होना चाहिए ए क्रॉस बी का, सबसेट होना चाहिए ए क्रॉस बी का। ठीक है, विद प्रॉपर्टीज। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज भाई, प्रॉपर्टी 1 है ना एंड प्रॉपर्टी 2 है ना, 2 प्रॉपर्टीज। ठीक है, प्रॉपर्टी 1 एंड प्रॉपर्टी 2, 2 प्रॉपर्टीज। मैंने बोला कि f एक रिलेशन है सेट ए से सेट बी में, तो f सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी होगा, लेकिन उस रिलेशन में ये 2 प्रॉपर्टी भी होल्ड करती हैं। तो अगर कोई रिलेशन है किसी अनदर सेट से अनदर सेट में, किसी सेट से किसी अनदर सेट में, और वो ये 2 प्रॉपर्टीज अगर होल्ड करता है, तो फिर ऐसे रिलेशन को हम लोग फंक्शन भी बोल सकते हैं। ठीक है, इफ अ रिलेशन f फ्रॉम सेट ए टू सेट बी है ना, तो वो सबसेट होगा ए क्रॉस बी का विद द प्रॉपर्टीज दिस। ठीक है, देन f इज कॉल्ड फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। तो अब बात ये आती है कि आखिर ये 2 प्रॉपर्टीज कौन सी हैं। ठीक है, तो पहली प्रॉपर्टी तो ये है कि ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फर्स्ट सेट, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फर्स्ट सेट, इस फर्स्ट सेट को हम लोग डोमेन सेट भी बोलते हैं।
all the elements of the first set, that is domain set, should have the image in second set, और इस सेकेंड सेट को हम लोग कोडोमेन सेट भी बोलते हैं, कोडोमेन सेट। ठीक है, तो पहला पॉइंट या प्रॉपर्टी आपको क्या बोल रही है कि ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फर्स्ट सेट शुड हैव द इमेज इन सेकेंड सेट, है ना, शुड हैव द इमेज इन सेकेंड सेट। ठीक है, शुड हैव द इमेज इन सेकेंड सेट, यानी कि आपके पास जो डोमेन सेट है उसके सारे एलिमेंट्स के पास सेकेंड सेट में यानी कि कोडोमेन में इमेज मिलनी चाहिए। ठीक है, इमेज का मतलब क्या है ये बस अभी मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, तो ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फर्स्ट सेट शुड हैव द इमेज इन सेकेंड सेट, सभी के पास सभी एलिमेंट के पास, डोमेन के सभी एलिमेंट के पास इमेज होनी चाहिए। ठीक है, किस में होनी चाहिए? इन सेकेंड सेट यानी कि कोडोमेन सेट में। अच्छा, सेकेंड पॉइंट क्या बोलता है? दोज इमेज should not be more than one, ठीक है, तो जो भी इमेज की हम लोग बात कर रहे थे वो कैसी होनी चाहिए? मोर देन वन नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना, शुड नॉट बी मोर देन वन। ठीक है, इसका मतलब है सभी के पास इमेज होनी चाहिए। ठीक है, ऑल द एलिमेंट्स शुड हैव, है ना, इमेज इन सेकेंड सेट, एंड यहाँ पर क्या है कि दोज इमेजेस शुड नॉट बी मोर देन वन। ठीक है, सबके पास इमेज हो और किसी के भी पास एक से ज़्यादा इमेज ना हो। तो अगर ये दो प्रॉपर्टी कोई रिलेशन किसी एक सेट से किसी दूसरे सेट में होल्ड करता है तो फिर इन दोनों प्रॉपर्टीज़ को ध्यान में रखते हुए हम बोलते हैं कि जो एफ रिलेशन था वो अब क्या हो गया है? एफ इज़ अ फंक्शन, है ना, फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। ठीक है, तो था वो पहले रिलेशन ही, लेकिन इन दो प्रॉपर्टीज़ को होल्ड करते हुए या होल्ड करने से उस रिलेशन को हम लोग फंक्शन भी बोल पाए। ठीक है, अच्छा, तो जो हमारे पास इसके पहले जो हमने एग्जांपल कंसीडर किया था उसमें कुछ हम लोगों ने रिलेशंस डिफाइन किए थे। तो अब हम देखेंगे उसी एग्जांपल में कितने रिलेशंस बन पाए थे? 2 to the power 4 यानी कि 16 बन पाए थे। तो उनमें से कौन कौन से ऐसे रिलेशंस हैं जो कि इन दोनों टाइप की प्रॉपर्टीज़ को फॉलो करते हैं? ठीक है, ठीक है, तो जो रिलेशन इन दोनों को फॉलो करेंगे उन रिलेशंस को हम लोग फंक्शन भी बोल पाएंगे। ठीक है, अगर कोई रिलेशन इसमें से कोई भी एक प्रॉपर्टी को फेल करता है तो फिर वो फंक्शन नहीं बोला जाएगा, वो सिर्फ रिलेशन रहेगा, रिलेशन ही रहेगा। ठीक है, रिलेशन रह सकता है लेकिन फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, इन दो प्रॉपर्टी के होने पर ही हम फंक्शन बोल सकते हैं। तो ऑल फंक्शंस आर रिलेशंस, ठीक है, बट ऑल रिलेशंस आर नॉट फंक्शंस। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। ठीक है, तो उन एग्जांपल्स में हम लोग उस एग्जांपल में जाकर देखते हैं कि कौन कौन से किस तरीके के रिलेशंस को हम लोग फंक्शन भी ट्रीट कर सकते हैं। तो देखते हैं क्या एग्जांपल था हम लोगों के पास। a इज इक्वल टू 1 2, b इज इक्वल टू 3 4, है ना। एक ही एग्जांपल मैं इसलिए ले रहा हूँ ताकि उसी में मैं आपको सारी चीज़ें क्लियर कर दूँ, तो आपको समझ में आएगा कि दो पर्टिकुलर सेट्स के बीच में क्या क्या हैपेंड हो सकता है। ठीक है, a क्रॉस b पता हुआ है सब बच्चों को, 1 3 1 4 2 3 2 4, ये पता है। ठीक है, R1 आपने रिलेशन कंसीडर किया था 1 3, है ना। अब थोड़ा सा फास्ट वे में लिखेंगे। R2 कंसीडर किया था आपने कौन सा? 1 3, कोई सा भी ले लीजिए जो भी लिया हो, 1 4, ये। अच्छा, R3 1 3
और 2 3, एक और ले लेते हैं R4 1 3 2 4, है ना, ये कुछ लिए थे। अच्छा, तो अब सभी को हम लोग चेक करेंगे कि ये जो रिलेशन तो है ही, ये सारे के सारे सभी बच्चों को पता है ये रिलेशन है, सेट ए से सेट बी में है, ये भी पता है। सेट ए से सेट बी में क्यों है? क्योंकि सारे के सारे ए क्रॉस बी के सबसेट्स हैं। अब ये जो रिलेशंस आए हैं, है ना, सम ऑफ रिलेशंस आउट ऑफ दो सिस्टेम्स, जो रिलेशंस आपके पास आए हैं, इसमें से कौन से रिलेशंस हम लोग एज अ फंक्शन बोल पाएंगे, ठीक है, ये हमें और देखना है। अच्छा, तो ठीक है, पहले R1 को चेक करते हैं कि ये जो रिलेशन है ये क्या फंक्शन की तरह ट्रीट हो सकता है। इसका पिक्चोरियल डायग्राम अगर आप देखें, A B 1 2 3 एंड 4, है ना। तो अगर इसको आप ध्यान से देखें तो भाई 1 3 बस यही है ना। तो अभी पीछे हम लोगों ने प्रॉपर्टीज़ क्या बोली थी कि ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फर्स्ट सेट यानी ये आपके पास कौन सा सेट होता है, ये डोमेन सेट होता है। सेकंड सेट जो होता है उसे हम क्या बोलते हैं, कोडोमेन सेट, है ना, कोडोमेन सेट, ठीक है। तो हमेशा डोमेन टू कोडोमेन हम डिफाइन करने की कोशिश करते हैं, फंक्शन या रिलेशन जो भी है। तो ये आपके पास आप देख रहे हैं, है ना, कि ये एक रिलेशन है सेट ए से सेट बी में। तो वहाँ पे दो प्रॉपर्टी हम लोगों के पास थी, अगर वो दो प्रॉपर्टी इस रिलेशन में आ गई या हमने ढूंढ ली या ये फॉलो करता है तो फिर ये रिलेशन आपके पास फंक्शन भी होगा। तो पहली प्रॉपर्टी भाई आपके पास क्या थी कि ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फर्स्ट सेट यानी कि डोमेन सेट शुड हैव द इमेज इन सेकेंड सेट। तो भाई अब हमें यहाँ पे यही चेक करना है कि क्या यहाँ के सारे एलिमेंट्स के पास इमेज है सेकेंड सेट में। तो 1 के पास इमेज है 3, है ना, 3 इज द इमेज ऑफ 1, 3 इज द इमेज ऑफ 1। लेकिन 2 इस डोमेन सेट या फर्स्ट सेट में एक ऐसा एलिमेंट है जिसके पास इधर कोई इमेज नहीं है। तो इससे ये बात पक्की हो गई कि जो पहली प्रॉपर्टी थी, प्रॉपर्टी जो पहली थी वो वाली इसमें फेल हो गई। तो इसका मतलब कि ये रिलेशन तो है लेकिन फंक्शन जो होगा वो नहीं होगा, ठीक है, ये समझ में आ गया होगा आपको। अच्छा, अब हम लोग इसी में R2 को चेक करते हैं कि R2 क्या कहता है आपसे। R2 को भी बनाते हैं, सेट ए सेट बी, ये है आपके पास R2। नंबर वाई कौन कौन से हैं, 1 2 3 4, है ना, 1 2 3 4। तो पहला R3 अगर बना R2 बना रहे हैं तो क्या है 1 3, तो 1 3, 1 को 3 से मैच कर दिया, फिर 1 4, है ना, ये मैच कर दिया। तो ये है डोमेन सेट और ये क्या है, ये है कोडोमेन सेट। तो क्या ये फंक्शन होगा? तो इसमें ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फर्स्ट सेट यानी डोमेन सेट शुड हैव द इमेज इन सेकेंड सेट। तो यहाँ पे ए के पास यानी 1 के पास तो इमेज हैं, कितनी है क्या है इससे मतलब नहीं, लेकिन हैं। लेकिन 2 के पास अगेन फिर कोई इमेज नहीं है, तो इसका मतलब प्रॉपर्टी 1 फिर फेल हो जाएगी। जब तक दोनों प्रॉपर्टी नहीं मिलेंगी तब तक हम नहीं बोल पाएंगे, ठीक है। तो ये वाला भी क्या होगा, रिलेशन होगा लेकिन फंक्शन नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, आगे R3, R3 क्या होगा, ये है A, ये है B और ये है R3, ठीक है, 1 2 3 4। R3 में 1 3 एंड 2 4, 1 3 2 3, ये ऐसे 1 3 2 3। अच्छा, 1 3 2 3, क्या ये फंक्शन होगा, क्या ये फंक्शन होगा 1 3 2 3, क्या ये फंक्शन होगा? तो भाई पहली प्रॉपर्टी आपको क्या बोलती थी कि ऑल द एलिमेंट्स शुड हैव द इमेज इन सेकेंड सेट। तो 1 के पास इमेज है, यस 3, 2 के पास इमेज है, यस 3, सेम है, इससे हमसे कोई मतलब नहीं है, सभी के पास इमेज होनी चाहिए, ठीक है। तो 1 के भी पास है, 2 के भी पास है, तो इसका मतलब आपके पास ये रिलेशन है और साथ ही साथ ये फंक्शन भी है, ठीक है, समझ में आ रहा है ना।
तो यहाँ से एक कंसेप्ट समझ में आना चाहिए, आपको सीखना चाहिए कि यहाँ पर कोई एलिमेंट बचना नहीं चाहिए, सबके पास इमेज होनी चाहिए। इधर बच सकता है, कोडोमेन में आपके पास कोई एलिमेंट बच सकता है जिसके पास कोई प्री इमेज ना हो। ठीक है, ठीक है। तो 3 इज द इमेज ऑफ 1 एंड 1 इज द प्री इमेज ऑफ 3। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। अच्छा, एक और R4 देख लेते हैं। R4 बना लेते हैं भाई अपने R4 को जल्दी से। R4 A B 1 2 3 4। ठीक है, तो R4 में क्या था, 1 3 था और 2 4 था, ये था। ठीक है, तो क्या ये फंक्शन होगा? ऑल द एलिमेंट्स 1 और 2 दोनों के पास इमेज है। ठीक है, ठीक है, और किसी के भी पास एक से ज़्यादा इमेज नहीं है। ठीक है, जैसे यहाँ पर था, 1 के पास 3 था, 2 के पास 3 था, सेम इमेज थी, लेकिन किसी के भी पास एक से ज़्यादा इमेज नहीं थी। ठीक है, बात समझ आ रही? जैसे ये वाला एग्जांपल आप देखोगे तो इसमें दोनों प्रॉपर्टीज़ फेल हो रही थी। पहले तो ये था कि सबके पास थी नहीं, और जिसके भी पास थी उसके पास एक से ज़्यादा थी। ठीक है, तो कंडीशन क्या है, सबके पास होनी चाहिए और किसी के भी पास एक से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो ये एक परफेक्ट एग्जांपल है अपने पास, है ना, है ना, वन ऑफ द परफेक्ट एग्जांपल। ठीक है, इसमें सभी के पास इमेज है और सभी के पास एक ही एक इमेज है। बात समझ में आ रही ना? तो ये वाला आपके पास क्या हो जाएगा, रिलेशन होगा और ये फंक्शन भी होगा। ठीक है, ये डोमेन सेट है, ये कोडोमेन सेट है। ठीक है, तो इसके और भी एग्जांपल इसी ऑर्डर में हम लोग देखेंगे। तो वो यहाँ पे क्या ये आपके पास फंक्शन होगा, क्या ये एग्जांपल आपके पास फंक्शन होगा? क्या ये एग्जांपल आपके पास फंक्शन होगा? इसमें डोमेन के, ये आपके पास डोमेन सेट है फर्स्ट सेट, और ये कोडोमेन सेट है। तो डोमेन सेट के सारे एलिमेंट्स के पास इमेज है। यहाँ पे इसके पास इमेज है, यस, इसके पास इमेज है, यस, इसके पास इमेज है, यस। ठीक है, सभी के पास इमेज है यहाँ पे। ठीक है, सेम इमेज है, इससे हमसे कोई मतलब नहीं है, इमेज होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा, तो ये प्रॉपर्टी 1 इसके पास होल्ड हो रही है। ठीक है, सभी के पास इमेज हो रही है। क्या इनमें से कोई ऐसा एलिमेंट है जिसके पास एक से ज़्यादा इमेज है? इसके पास एक से ज़्यादा है? नहीं, एक ही है। एक से ज़्यादा है? नहीं, एक ही है। एक से ज़्यादा है? नहीं, एक ही इमेज है। ठीक है, तो इसका मतलब इसमें प्रॉपर्टी 1 भी होल्ड हो रही है और प्रॉपर्टी 2 भी होल्ड हो रही है। इसका मतलब ये रिलेशन तो है ही, साथ साथ ये फंक्शन भी है। ठीक, ये आपके समझ में आ गया होगा। और देखते हैं, क्या ये आपके पास फंक्शन है? क्या ये आपके पास फंक्शन है? भाई इसमें पहली प्रॉपर्टी सभी के पास इमेज होनी चाहिए। अब सभी क्या, एक ही एलिमेंट है तो इमेज है, और एक ही आपके पास इसकी इमेज भी है और इमेज है भी। ठीक है भी इमेज और एक ही इमेज है। तो इसके मतलब इसमें भी आपके पास प्रॉपर्टी 1 होल्ड हो रही है, प्रॉपर्टी 2 होल्ड हो रही है, और ये फंक्शन भी है। ठीक है, 1 2 3। एक और देखते हैं, तो क्या ये आपके पास फंक्शन है? क्या सभी के पास एलिमेंट है? हाँ, एक ही एलिमेंट है और सबके एक ही एलिमेंट है, और उसके पास इमेज है भी, है ना, इमेज है ना, कनेक्शन है इधर। ठीक है, अच्छा, इमेज है अगर, तो इसके पास हैं कितनी इमेज? इमेज तो है, लेकिन इसके पास देयर आर 3 इमेजेस, है ना। तो जब 3 इमेज है तो मैंने आपको बोला था कि इमेज होनी चाहिए सभी के पास, और सबके पास एक ही इमेज होनी चाहिए। मतलब किसी के भी पास एक से ज़्यादा इमेज नहीं होनी चाहिए। ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फर्स्ट सेट यानी डोमेन सेट शुड हैव द इमेज इन सेकेंड सेट्स एंड दोज इमेजेस शुड नॉट बी मोर देन 1, ऐसा होना चाहिए। तो यहाँ पर भाई प्रॉपर्टी 1 तो ठीक है, लेकिन प्रॉपर्टी 2 जिसमें ये बोला गया था कि किसी के भी पास एक से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, वो प्रॉपर्टी इसमें फेल हो गई।
इसका मतलब ये रिलेशन तो होगा, है ना, लेकिन फंक्शन जो होगा वो नहीं होगा, है ना, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो भाई यहाँ पर एक और चीज़ ऑब्जर्व करते हैं हम लोग, है ना, अच्छी बात है। देखिए जैसे ये वाला एग्जांपल जब मैंने लिया था, ये वाला, तो इसमें आप देख रहे थे कि ये आपके पास फंक्शन हो गया था, है ना, ये फंक्शन हो गया था। तो इसमें देखिए क्या है, इसमें ये आपके पास क्या है कि इसमें कन्वर्जेंट लाइंस हैं। इसमें कैसी लाइंस हैं? कन्वर्जेंट लाइंस। ठीक है, और जब ये वाला एग्जांपल हम लोगों ने देखा था नंबर 3, तो इसमें कौन सी लाइन थी? डाइवर्जेंट लाइंस थी। ठीक है, तो अगर किसी एग्जांपल में डाइवर्जेंट लाइंस दिख जाएं, ठीक है, तो ये श्योर हो जाता है कि वो फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, अगर किसी एग्जाम्पल में या किसी रिलेशन के पिक्चोरियल डायग्राम में फ्रॉम डोमेन टू कोडोमेन, ये ध्यान रखना, डोमेन टू कोडोमेन है, नहीं आप उधर से इधर देखना शुरू कर दो। ठीक है, डोमेन टू कोडोमेन अगर आपको डाइवर्जेंट लाइन मिल जाती है तो इट विल गिव द गारंटी दैट कि ये जो आपके पास रिलेशन दिया गया है ये फिर फंक्शन नहीं हो सकता, क्योंकि ये हमेशा कंट्राडिक्ट करेगा प्रॉपर्टी 2 को। ठीक है, बात समझ में आ रही ना? ठीक है, प्रॉपर्टी 2 को कंट्राडिक्ट करेगा क्योंकि डाइवर्जेंट लाइंस हैं, है ना, तो एटलीस्ट 2 डाइवर्जेंट लाइंस भी अगर हमको दिख गई तो फिर वो आपके पास फंक्शन नहीं होगा। अच्छा, तो डोमेन से कोडोमेन अगर डाइवर्जेंट लाइंस दिख जाती हैं तब तो वो फंक्शन नहीं होता है। तो क्या कन्वर्जेंट लाइंस होने पर हमेशा फंक्शन होगा? डाइवर्जेंट लाइंस तो ये गारंटी देती हैं कि फंक्शन अब नहीं होगा, लेकिन क्या कन्वर्जेंट लाइन से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि वो फंक्शन हमेशा होगा, कि अगर हमको डोमेन टू कोडोमेन कन्वर्जेंट लाइंस दिख गई तो फिर वो फंक्शन जरूर होगा? क्या ऐसी बात है? ठीक है, ऐसी बात है या नहीं है? ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ये है कि अगर हम इसी में थोड़ा सा चेंज करें तो देखिए कन्वर्जेंट लाइंस आपको दिख रही हैं, ठीक है, लेकिन अगर इसी में हम कुछ ऐसा करके, देखिए एक एग्जांपल यहाँ पे क्रिएट करते हैं, एक पॉइंट यहाँ बनाया और हमने ये बना दिया। मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो भाई देखिए कन्वर्जेंट लाइंस आर देयर, लेकिन स्टिल ये आपके पास क्या है? फंक्शन नहीं है। अब फंक्शन नहीं है, पहले था अब नहीं है। मेरी बात समझ में आ रही ना? तो कन्वर्जेंट लाइंस ये कभी नहीं बोलेंगी कि वो आपके पास फंक्शन है, ये कभी नहीं बोलेंगी कि वो फंक्शन है। ठीक है, कि वो फंक्शन है, ठीक है, ये कभी नहीं बोलेंगे। लेकिन डाइवर्जेंट लाइन ये हमेशा बोलेंगी कि वो फंक्शन नहीं है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? तो डाइवर्जेंट लाइंस अगर आपको दिख जाती हैं डोमेन से कोडोमेन तो आप बिल्कुल आंख बंद करके बोल सकते हैं कि ये अब फंक्शन नहीं होगा, ये सिर्फ रिलेशन है। लेकिन कन्वर्जेंट लाइन आपको दिख रही है तो यू नीड टू चेक। ठीक है, आपको कभी भी ऐसे इसको डायरेक्टली कंक्लूड नहीं करना है कि भाई कन्वर्जेंट लाइन है तो ये फंक्शन होगा ही। ठीक है, और हमेशा आपको ये ध्यान रखना है कि प्रॉपर्टी तो चेक करते ही रहना है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो भाई यहाँ पर मेरे ख्याल से सभी बच्चों को कि ये पता चल गया होगा कि फंक्शन एग्जैक्टली क्या होता है। ठीक है, कोई भी 2 सेट आपको दिए गए हैं, जैसे कि यहाँ पे फिर से थोड़ा सा सोचते हैं हम लोग, है ना, थिंक करते हैं, सोचते हैं, हर पॉइंट पे लिटिल बिट सोचना ज़रूरी रहता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे एक सेट M लिया हमने और ये दूसरा सेट N है ना, तो कोई भी 2 सेट हैं। अब ये कैसे भी हो सकते हैं, फाइनाइट भी हो सकते हैं, इनफाइनाइट भी हो सकते हैं, फाइनाइट इनफाइनाइट कैसे भी सेट हो सकते हैं, है ना। मान लीजिए कि आपने M to N आपने कुछ रिलेशंस डिफाइन किए, है ना, या रिलेशंस, तो जो भी रिलेशन होंगे R, है ना, जो भी रिलेशन R होंगे ये सबसेट हो जाएंगे M क्रॉस N के। तो M क्रॉस N के जो सबसेट्स होंगे वो तो बहुत सारे बनेंगे, है ना, डिपेंड करेगा कि M और N में कितने एलिमेंट्स हैं, बहुत सारे बनेंगे। उन्हीं बहुत सारे रिलेशंस में से कुछ ऐसे रिलेशंस होंगे, स्पेशल टाइप के रिलेशंस होंगे जिनको आप फंक्शन बोलोगे।
जिनको आप क्या करोगे, फंक्शन बोलोगे। किनको फंक्शन बोलोगे, जिसने वही दो प्रॉपर्टीज़ होंगी, उन्हें आप बोलोगे। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही ना। अच्छा, तो आप ये भी समझ गए कि अगर कभी दो सेट्स के बीच में m और n, दो सेट्स के बीच में किसी फंक्शन की बात करते हैं कि फंक्शन जो है इस सेट से इस सेट में डिफाइन है, ठीक है, तो इसका मतलब वो भी क्या होता है, अल्टीमेटली एक रिलेशन ही था, है ना। उसमें दो प्रॉपर्टीज आ गई जिसकी वजह से हम लोग उस रिलेशन को फंक्शन बोलने लगे। तो ठीक है, अ फंक्शन इज डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू सेट m टू सेट n, इसका मतलब ये एक रिलेशन ही है ना, लेकिन जिसमें वो दो प्रॉपर्टीज होल्ड हो रही थी। अच्छा, तो इधर वाला जो सेट होता है, इधर वाला जो सेट होता है, इस सेट को हम लोग डोमेन सेट बोलते हैं, डोमेन सेट, है ना। और इधर वाले सेट को हम लोग बोलते हैं कोडोमेन सेट, कोडोमेन सेट, है ना। कोडोमेन सेट जो होता है भाई, जब भी फंक्शन डिफाइन किया जाता है या कोई डिफाइन करेगा, तो जो कोडोमेन सेट होता है ये ऑलवेज गिवन होता है, ऑलवेज गिवन, है ना। ये कोडोमेन सेट कभी आपसे ये कहा नहीं जाएगा कि आप फाइंड करिए, है ना। फाइंड नहीं, लिखा हुआ हो सकता है दे दे, तो आपसे पूछ सकता है कि इसमें है क्या कोडोमेन, वो तो बात अलग है, लेकिन कभी आपको निकालने के लिए नहीं बोलेगा। मेरी बात समझ में आ रही ना। कभी आपको निकालने के लिए नहीं बोलेगा कि फाइंड कोडोमेन, ऐसा नहीं। निकालने के लिए क्या बोलेगा कि फाइंड डोमेन या डोमेन सेट, या फिर अगली चीज क्या बोलेगा, फाइंड रेंज। अब ये रेंज क्या होता है ना, ठीक है, तो उसको देखते हैं, डोमेन रेंज। अब हम लोग फंक्शन के बिल्कुल बोन ऑफ फंक्शन में पहुंचने वाले हैं, ठीक है, जिसे डोमेन सेट बोलते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट, और फिर उसके बाद रेंज सेट, ठीक है। तो यहाँ से आपको कंसंट्रेशन बहुत अच्छा करना चाहिए, ठीक है। अब डोमेन और जो रेंज आएंगे, उसमें जो चीज़ें हम लोग सीखेंगे आज, वो आपको पूरी की पूरी कैलकुलस, है ना, बल्कि कुछ और भी बेहतरीन से बेहतरीन जो आपके पास एरियाज हैं मैथमेटिक्स के, है ना, वो उसमें आपको काम आएंगी, ठीक है। तो जैसे किसी ने बोला, फंक्शन f इज डिफाइंड फ्रॉम सेट a टू सेट b, है ना। तो ये जो फर्स्ट सेट होता है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, डोमेन सेट, इसे बोलते हैं डोमेन सेट, है ना। और ये जो दूसरा सेट होता है, इसे कोडोमेन सेट बोलते हैं, है ना। एक एग्जांपल जैसे यहाँ पे मैंने इस तरीके से लिया, ये कुछ पॉइंट है, इसे आप 1 2 3 कर लीजिए, और यहाँ पर ये कुछ पॉइंट है, इसे आप A B C और D ये बोल सकते हैं, ठीक है। तो जैसे मैंने 1 को A से जोड़ दिया, 2 को B से जोड़ दिया, और 3 को D से जोड़ दिया, ठीक है। ये सेट A है, ये सेट B है। तो डोमेन क्या होने वाला है इसमें, फंक्शन का डोमेन क्या होने वाला है इसमें, वो तो आएगा 1 2 3। कोडोमेन डोमेन ऑफ f, है ना, और कोडोमेन ऑफ f, ये क्या आने वाला है, कोडोमेन ऑफ f जो आएगा वो आ जाएगा A B C और D, ठीक है। अच्छा, तो इसमें आपके पास कुछ ऐसे पॉइंट हैं, देखिए, जैसे कि A एक पॉइंट है जिसके पास प्री इमेज 1 है, B दूसरा पॉइंट है जिसके पास प्री इमेज 2 है, और D तीसरा पॉइंट है जिसके पास प्री इमेज क्या है, 3 है, ठीक है। तो यहाँ पर जो रेंज सेट होगा, रेंज ऑफ f जो होगा, वो सेट ऑफ ऑल इमेज पॉइंट होगा, ठीक है। जैसे A इज़ द इमेज ऑफ 1, B इज़ द इमेज ऑफ 2, D इज़ द इमेज ऑफ 3, ठीक है। तो जो इमेज पॉइंट होंगे, यानी A B एंड D, है ना, ये सेट ऑफ ऑल इमेज पॉइंट्स, सेट ऑफ ऑल इमेज पॉइंट, तो यही क्या होता है, रेंज सेट। तो रेंज आप समझ गए होंगे, है ना, रेंज, ठीक है। तो जो रेंज होती है वो एग्जैक्टली होती क्या है, सबसेट ऑफ कोडोमेन, सबसेट ऑफ कोडोमेन। तो यहाँ पे मैंने सबसेट बोला है, तो प्रॉपर सेट भी हो सकता है ना, प्रॉपर सबसेट भी हो सकता है और इम्प्रॉपर सबसेट भी हो सकता है।
ठीक है, समझ में आ रहा है ना। मतलब रेंज जो होता है वो कोडोमेन से या तो कोई छोटा सेट हो सकता है या फिर एग्जैक्टली सेम भी हो सकता है, ठीक है। और इसी बात पर डिपेंड करेगा आगे एक फंक्शन का इंपॉर्टेंट काइंड, जिसमें 1 1 और ऑन टू वाली जो चीज़ें आती हैं ना, ऑन टू इनटू वाली, वो भी इसी बात पर डिपेंड करती है, ठीक है। मैं यहाँ पे बता भी सकता हूँ कि अगर रेंज और कोडोमेन आपस में सेम है किसी फंक्शन की, तो फिर फंक्शन ऑन टू फंक्शन बोला जाता है, ठीक है। और अगर रेंज छोटी है यानी सबसेट है कोडोमेन का, तो फिर वो इनटू फंक्शन बोला जाता है। आगे मैं बताऊंगा अभी और भी अच्छे तरीके से, ठीक है। लेकिन अभी फ़िलहाल हम लोग कुछ और चीज़ें यहाँ पे देख रहे हैं, उसकी बात करते हैं। तो अभी यहाँ पर सब बच्चों को ये समझ में आ गया कि डोमेन सेट किस तरीके से क्या होती है, ठीक है। अब यहाँ पर भाई एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं लूँगा, उसके बाद मैं डोमेन फाइंड कैसे करते हैं ये सब पॉइंट्स पे आऊँगा। पहले मैं एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ पे आता हूँ, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन भी है ना। क्वेश्चन ये है कि अभी जैसे देखा था कि एक सेट ए था और ये दूसरा सेट बी था, है ना। उसका क्रॉस प्रोडक्ट निकाला था हम लोगों ने। तो इसके क्रॉस प्रोडक्ट से क्या हुआ था कि ए क्रॉस बी, है ना, इसके क्रॉस प्रोडक्ट से ए क्रॉस बी ये मिला था, और इसमें कुछ ऑर्डर्ड पेयर्स के पॉइंट आए थे, ठीक है ना, जो कि आपके पास 4 पॉइंट्स आए थे फॉर दैट पर्टिकुलर एग्जांपल जो हम लोगों ने कंसीडर किया था पिछले वीडियोस में, है ना। तो ए क्रॉस बी। अब मैं ये बोलता हूँ कि अगर मैं ए इज इक्वल टू इफ वी टेक है ना, ए इज इक्वल टू आर एंड बी इज इक्वल टू आर। आर यहाँ पर क्या है भाई, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर ये है। तो अगर मैं ये लेता हूँ और मैं फाइंड करना चाहता हूँ आर क्रॉस आर, मैं ये फाइंड करना चाहता हूँ आर क्रॉस आर, तो ये आर क्रॉस आर हमको क्या देगा, ठीक है। ये इससे हमें क्या मिलने वाला है, ये क्वेश्चन है ना। इससे हमें क्या मिलेगा आर क्रॉस आर से, ये क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा, तो आर क्रॉस आर से आपको क्या मिल सकता है, ये आपको सोचना है, थिंक इट, ठीक है, ये आपको सोचना है, ठीक है। तो देखते हैं कि इस तरीके से जब आप आर क्रॉस आर को फाइंड करेंगे, तो देखिए जैसे ए क्रॉस बी हम लोगों ने निकाला था, ए क्रॉस बी निकालने के लिए क्या किया था, सेट ए से कोई भी एक एलिमेंट लेते थे और उसका बी के सारे एलिमेंट्स के साथ ऑर्डर पेयर बनाकर ए क्रॉस बी में रख देते थे, फिर दूसरा एलिमेंट लेते थे उसका सभी के साथ बनाते थे। ऐसा ही सेम सिनेरियो जो होगा आपको वो आर क्रॉस आर के लिए देखने को मिलेगा। मतलब आप इसमें भी, मैंने जैसे बताया था, ये दोनों मैंने इनफाइनाइट सेट्स यहाँ पे कंसीडर किए हैं, और वो जो 2 एग्जांपल लिए थे वो मैंने क्या लिए थे, फाइनाइट सेट के लिए लिए थे। मैंने बोला था कि जो आइडिया वहाँ पर रहता है थिंक करने का, वही सेम आइडिया यहाँ पे भी वर्क करेगा, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। तो आर क्रॉस आर ज्योमेट्रिकली हमको क्या देने वाला है, ये आपको सोचना है, ठीक है। और फिर मैं अपने नेक्स्ट वीडियोज़ में मैं यहीं से बात करूँगा, ठीक है।